जय हिंद बच्चों। वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे इस YouTube चैनल पर। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे क्लास 9 टू क्लास 12 मैथ का पूरा कंटेंट। तो आज जो हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने कवर कर लिया था एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 13 तक, और ये रहे आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 को। How many multiples of 4 lie between 10 and 250? कल जो 13th वाला हमने क्वेश्चन करा था वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन था, और ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। यहां पर हमें फाइंड करना है 4 के कितने मल्टीपल होंगे दैट लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें यहां पे क्या करना होगा, 10 से लेकर 250 के बीच में जितने भी 4 के मल्टीपल हैं उन सभी मल्टीपल को लिस्ट करना होगा। और क्योंकि ये सारे 4 के मल्टीपल हैं तो इसका ये मतलब है यहां पर जितनी भी आइटम्स, जितनी भी टर्म को लिस्ट करा जाएगा वो सब एपी को ही फॉर्म करेंगी। तो सबसे पहला मल्टीपल 4 का 10 के बाद क्या होना चाहिए बेटा, 12। उसके बाद and the last multiple of 4 248। कल इसका तरीका भी आपको बताया था बेटा कैसे निकालना है, वैसे भी निकाल सकते हैं, वैसे सिंपल है। ये 248 होगा। तो जितने भी 4 के मल्टीपल 10 से लेकर 250 के बीच में हो सकते हैं, इन सभी मल्टीपल को हमने यहां पे कर लिया है लिस्ट। अच्छा ध्यान रखना बिटवीन लिखा है। अगर बिटवीन लिखा है तो इसका मतलब है 10 और 250 के बीच में होंगे, ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। अगर लिखा होता फ्रॉम यहां से लेकर यहां तक तब हम इन्हें भी इंक्लूड कर सकते थे। सो जितने भी मल्टीपल हमने यहां पे लिस्ट करे हैं ये सारे मल्टीपल एक एपी को फॉर्म करेंगे, जिस एपी में फर्स्ट वाली टर्म है 12, और यहां पर अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें बेटा तो कॉमन डिफरेंस 4 ही आएगा। हमें बताना है यहां पर ऐसे कितने मल्टीपल होंगे, तो हम एज्यूम कर लेंगे ऐसे टोटल मल्टीपल होंगे n। तो यहां पर जो 248 है टोटल मल्टीपल को अगर हमने n मान लिया तो 248 यहां पर सबसे लास्ट टर्म है, यानी ये कौन से नंबर की टर्म होगी बेटा? भाई तो मैंने आपको बताया 250 दिया है, लेकिन यहां पर बिटवीन दिया। बिटवीन का क्या मतलब है, इनके बीच में होंगे ना, तो 250 नहीं आएगा और ना ही 10 आएगा। ओके हाँ, तो बिटवीन का मतलब है उनके बीच में ले रहे हैं। अगर फ्रॉम लिखा होता यहां से लेकर यहां तक तब लेते उन्हें। तो हमने मान लिया है टोटल नंबर ऑफ टर्म यहां पर n होंगी। 248 जो है ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म का क्या मतलब हुआ, ये tn हो जाएगी। अब हमें tn का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, और इसका फॉर्मूला हुआ करता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत बार, कितनी बार क्वेश्चनों में लगा दिया, जितने क्वेश्चन करें समझ लो उतनी बार लगाया होगा। सारी वैल्यू को यहाँ पे लगाइएगा। a यहाँ पर 12 है, कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है ये यहां पर 4 है, इज इक्वल टू 248। इसके बाद किसी भी तरह सॉल्व कर लो, आपको n मिल जाएगा। 4 से फिलहाल पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो 4 से डिवाइड करने के बाद 3 प्लस n माइनस 1 ये डिवाइड हो जाएगा, और यहां पे डिवाइड होकर कितना बचेगा, 62। क्लियर? तो बेटा निकाल के बताओ n कितना आ रहा है। तो n यहां पर सॉल्व करने के बाद 60 मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ,
इन दोनों के बीच में टोटल 4 के मल्टीपल कितने होंगे? 60 होंगे। लिख देना लास्ट में, टोटल मल्टीपल ऑफ 4 60। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल। ये दो AP आपको दिख रही हैं और हमें बताना है इन दोनों AP में n की किस वैल्यू पर दोनों की nth टर्म इक्वल होगी। इसका क्या मतलब है? दोनों का tn निकाला जाएगा और दोनों के tn को हम यहां पे क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे दोनों के tn को? अरे बेटा इक्वेट कर लेंगे, यही तो दिया है, nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल। तो सबसे फर्स्ट वाली जो AP है इसे आप देखो, ये वाली AP ये रही, सेकंड वाली AP ये है। हमें दोनों का यहां पर tn निकालना है और इसके बाद दोनों के tn को कर लेना है इक्वेट। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो AP है इसका हम यहां पर tn फाइंड कर रहे हैं। कैसे निकलेगा tn? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस वाली AP में बेटा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? इसे सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने के बाद ये हमें मिला 61 प्लस 2n। ठीक है, ये हमने फर्स्ट वाली AP में tn को फाइंड करा। अब सेकंड वाली AP में tn को फाइंड कर लो। इसे हम स्मॉल t से डिनोट कर रहे हैं। सेम फॉर्मूला लगेगा, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। सेकेंड वाली AP में कॉमन डिफरेंस कितना होगा? T2 माइनस T1, 10 माइनस 3 मतलब 7। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। सॉल्व करने के बाद बेटा कितना मिल जाएगा? 7n माइनस 4। अब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली जो हमें कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली दोनों का यहां पर tn इक्वल है। फर्स्ट वाली AP का tn और सेकंड वाली AP का tn, इन दोनों को हमें इक्वेट कर लेना है। 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। जल्दी से निकाल के बता दीजिए इसका आंसर। तो सिंपल कैलकुलेशन यहां पे बन रही है। 7n को हम यहां पे लाएंगे, 2n माइनस 7n, ये माइनस 5n हो जाएगा। ठीक है, और इसे इधर लाओगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 65, यानी n कितना आना चाहिए? 13। तो इसका मतलब हुआ जब n 13 होगा इन दोनों की tn इक्वल होगी। कहने का मतलब ये है इस वाली AP की 13th टर्म और इस वाली AP की 13th टर्म, दोनों की 13 टर्म आपस में इक्वल होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो हमें यहां पर AP को फाइंड करना है, थर्ड टर्म। AP को फाइंड करने का क्या मतलब है? AP की हमें सर्टेन टर्म निकालनी है, जैसे 3-4 टर्म निकाल के रख दो। तो यहां पर हमें थर्ड टर्म 16 गिवन है और सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। दो इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए बेटा, अभी देखते हैं बेटा। थर्ड टर्म बेटा हमें कितनी गिवन है? 16। थर्ड टर्म हमें गिवन है 16। तो थर्ड टर्म का हमने फॉर्मूला लगाया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 16, यानी ये a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। और हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है। सेकंड इक्वेशन के लिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए एक बार। सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्या मतलब हुआ? जो यहां पर सेवेंथ टर्म है ये वाली टर्म फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड करेगी, मतलब 12 ज्यादा होगी।
सेवेंथ टर्म का लगाइए फॉर्मूला, a प्लस कितना होगा 6d, और फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला लगाएं a प्लस 4d प्लस 12, और ये हमने a को कैंसिल आउट करा। इसके बाद d को फाइंड करें, उसे रिप्लेस करके a को निकालें। चलिए आगे बढ़े बेटा। फिर तो यहां पर सॉल्व करते हैं 6 से d और माइनस 4d, ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 12, और इससे हमें d मिल चुका है, कितना मिल चुका है 6 मिल चुका है। और बेटा d को लगाकर कहीं पे भी बेटा, तो यहां पर भी पॉजिटिव का a है, इससे अगर उधर ले जाओगे नेगेटिव हो जाएगा, तब कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? इज इक्वल टू के इधर उधर यार सेम साइन में तो कैंसिल होते हैं ना। अब d की वैल्यू 6 जो है वो यहां पर अप्लाई कर दो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में लगाओ बेटा d को 6, जल्दी लगाओ। तो d को जब 6 लगाएंगे ये कितना हो जाएगा a प्लस 12, और इससे हमें जो है a मिल जाएगा, पूरा 4 मिल रहा है। देखो मिल रहा है। क्वेश्चन में हमें क्या करना था, हमें यहां पर AP को फाइंड करना था। देखिए AP को फाइंड करने का तरीका क्या है, इसकी कुछ टर्म को निकाल के रख दो। अब जैसे AP कैसे निकलती है, एक टर्म होती है A, सेकंड टर्म होती है A प्लस D, थर्ड टर्म होती है A प्लस 2D एंड सो ऑन। बस इतना ही काफी है। जब भी पूछा जाए AP को निकालो तो 3-4 टर्म हम निकाल देते हैं। A की वैल्यू लगाओ 4, उसके बाद बेटा A प्लस D कितना हो जाएगा 10, उसके बाद कितना हो जाएगा, अब जितना भी कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर लो, 10 प्लस 6 हो जाएगा 16 एंड सो ऑन। तो ये हमारी बन चुकी है AP। तो AP तभी निकलेगी जब A आएगा D आएगा। A और D को निकालने के लिए यही इंफॉर्मेशन, यही जानकारी हमें दी थी। क्या हमें आगे बढ़ जाना चाहिए बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। अच्छा क्वेश्चन है 17। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में ये कहा गया है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अभी तक हम क्या कर रहे थे, टर्म को फाइंड कर रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग से कर रहे थे, जैसे फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। अब यहां पे हमसे कहा गया हमें AP की 20 टर्म निकालनी है, लेकिन 20 टर्म यहां से नहीं निकालनी है, लास्ट से निकालनी है। मतलब अगर हम इधर से काउंट करें, इधर से काउंट करने का क्या मतलब है, 253 से काउंट होगा, तो यहां से 20 वाली टर्म क्या होगी उसे करना है फाइंड। तो ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए तुम्हें क्या करना है, देखो AP जो हमें इस फॉर्म में दी थी इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। रिवर्स ऑर्डर में लिखने का ये मतलब हुआ जो फर्स्ट वाली टर्म है वो 253 हो जाएगी एंड सो ऑन। इसके बाद आएगा 13, फिर उसके बाद आएगा 8, उसके बाद आएगा 3। क्योंकि यहां पर हमें 20 टर्म लास्ट से निकालनी थी, तो हमने AP को हमने यहां पे रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करने के बाद फर्स्ट वाली टर्म अब ये हो गई, यानी इस कंडीशन में बेटा A कितना हो जाएगा, पहले A यहां पर 3 था, रिवर्स करा तो A हो जाएगा 253। अब सुन लो, ध्यान रखना, जब भी हम AP को रिवर्स कर देते हैं डिफरेंस चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब है पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे सुनो, इस वाले केस में जब हमने AP को रिवर्स नहीं करा था, तब इस वाले केस में डिफरेंस कितना था, 8 माइनस 3 यानी कि 5। और इस वाले केस में जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 माइनस 8 या 8 माइनस 13, कुछ भी करो, अब हो जाएगा कॉमन डिफरेंस -5। तो ये ध्यान रखना, जब भी AP को रिवर्स करा जाएगा तो जितना भी कॉमन डिफरेंस पहले था उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब साइन का चेंज है।
5 है तो -5, 7 होता प्लस का तो -7। तो हमें 20 टर्म निकालनी थी लास्ट से, हमने एपी को रिवर्स करके लिख दिया। अब हमें यहां से 20 टर्म को निकालना होगा। इसके लिए हमने tn का फॉर्मूला लगाया, मतलब n की जगह 20 क्या होता है a प्लस, अब यहां पर बेटा n तो मैंने लगा दिया, a और d तुम्हें लगाना है। तो a की वैल्यू है 253, 19 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस -5 आया। इसे सॉल्व करके आपको 20 टर्म मिल जाएगी फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड। बताइए कितना? 1। सो 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट इज 158। सभी को क्लियर? तो जब भी ऐसा केस आए ना, एपी को हम रिवर्स करके आराम से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। तो इसका मतलब है एपी में 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 है। T4 की वैल्यू क्या होगी? a प्लस ठीक है बेटा, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है, बहुत आसान है, सेम फॉर्मूले का यूज करा है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2a प्लस 10d, 2 से डिवाइड करने के बाद a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 बनेगा। ये हमारी इक्वेशन 1 बन चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली कंडीशन पे आओ। सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। T6 प्लस कौन सी टर्म? T10, दोनों का सम कितना है? इसमें हमने वैल्यूज को लगाया, a प्लस 5d, a प्लस 9d, 44। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? डिवाइडिंग बाय 2, a प्लस 7d 22। तो ये दो इक्वेशन को फॉर्म कर लिया है, और जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे a और d मिल जाना चाहिए हमें। उसके बाद हमें फर्स्ट 3 टर्म निकालनी। जल्दी से बेटा एलिमिनेशन लगाकर इसे सॉल्व करा जाए। दोनों इक्वेशन ओके अभी देखते हैं। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a plus 7d is equal to 22। ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2d माइनस 10, इससे d हमें मिलेगा बेटा 5, और d को पुट करके a निकाल लो। ए और डी को फाइंड करने के बाद क्या करेंगे? फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है, पहली 3 टर्म निकालनी है। तो पहली 3 टर्म का क्या मतलब है? ए प्लस डी और a प्लस 2d। पहले लिख लो फिर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो a कितना है? -13। उसके बाद है a प्लस डी, -13 प्लस 5 यानी, अब उसके बाद -8 प्लस 5 यानी, ठीक है भाई, यही तो होता है। जब एक टर्म आ गई तो कॉमन डिफरेंस ऐड करते हुए सारी टर्म को निकाल लो, या इसमें पुट कर लो, दोनों में से ही चीजें मिलनी है आपको। 17th 18th कवर हो चुके हैं, और
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अब ये थोड़े से इस तरह की लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, सही है, at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो क्वेश्चन का ये मतलब है 1995 में सुब्बा राव की जो एनुअल सैलरी थी दैट इज 5,000 रुपीज और हर एक साल उसमें 200 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ। मतलब 1995 में सैलरी थी 5,000 तो 96 में कितनी हो जाएगी 5,200, 97 में कितनी हो जाएगी 5,400 एंड सो ऑन। तो हमें बताना है इन यहां से बिल्कुल बेटा, यहां से बिल्कुल प्रॉपर आ रहा होगा, अपने देखिए बेटा, हाँ बेटा प्रॉपर है, देखिए तो बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर हमें बताना है किस ईयर में उसकी इनकम 7,000 रुपीज पहुंच जाएगी, किस ईयर में उसकी इनकम 7,000 रुपीज पहुंच जाएगी। तो देखिए अब ये बहुत क्लियर है कि यहां पर बेटा एपी बन रही है। एपी क्यों बन रही है? क्योंकि यहां पर हमें क्या दिया हुआ है एनुअल इंक्रीमेंट, मतलब हर साल 200 रुपए बढ़ते रहेंगे। इट मींस जो भी टर्म्स यहां पर आएंगी उन सभी टर्म में 200 का डिफरेंस होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो इसकी एनुअल सैलरी है उन सैलरी को यहां पे हम लिस्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे, 1995 में जो सैलरी थी ये कितनी थी 5,000 रुपीज, उसके बाद 96 में सैलरी कितनी हो जाएगी 5,200, उसके बाद सैलरी कितनी हो जाएगी 5,400 एंड सो ऑन, और ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा। कब तक चलते रहेगा भैया, इसका कोई एंड नहीं है, इसका एंड है और एंड इसका जो है वो सीधे लास्ट में है। लास्ट का मतलब है 7,000, यानी जब उसकी एनुअल सैलरी 7,000 हो जाए। तो हमें यह बताना है किस ईयर में उसकी एनुअल सैलरी इतनी होगी। देखिए इसके लिए हमें यहां पर यह जानना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि हम गिन के निकालते हैं ना, 97 में इतनी है, 98 में इतनी, कब तक गिनते रहोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए ये फाइंड कर लेंगे इस वाली एपी में नंबर ऑफ टर्म कितनी है। अगर नंबर ऑफ टर्म आ गई, अगर एन आ गया, तो हम बता सकते हैं किस ईयर में उसकी सैलरी इतनी पहुंच जाएगी। तो ये हमने जो उसकी एनुअल सैलरी है उसको लिस्ट करा जिसमें लास्ट टर्म है 7,000 रुपीज। अब एज्यूम कर लो, लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी एन। हमने नंबर ऑफ टर्म को n मान लिया, इसका मतलब है जो tn होगा वो कितना होगा 7,000। अब बेटा tn को निकालने का फॉर्मूला लगाओ। सारी वैल्यूज को इसमें लगाते हैं। 5,000 प्लस n-1 multiplied by common difference is equal to 7,000। एक काम कर लें, 0 0 कैंसिल हो सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 100 से पहले डिवाइड कर लो। तो 100 से डिवाइड करने के बाद ये रह जाएगा 50 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 70। अब तो बहुत आसानी से आ जाएगा। 50 को यहां पे ले जाओ, 70 माइनस 50 यानी 20 हो जाएगा। तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय n-1 इज इक्वल टू 20। इसे सॉल्व करके तुम्हें n मिलेगा 11। तो बेटा ये हमने n11 तो निकाल दिया।
अब क्या कोई बता सकता है, क्वेश्चन में पूछा था किस ईयर में, कौन से ईयर में, मतलब हमें ईयर निकालना है, वो कौन सा ईयर होगा, 2002 होगा, 3 होगा, 9 होगा, कौन सा ईयर होगा जिसमें उसकी एनुअल सैलरी इतनी हो जाएगी। तो एन को निकालने के बाद ईयर कैसे निकाला जाएगा, 2000। अब ये दो आंसर तुम लोगों ने बता दिए हैं, कोई कह रहा 2006, कोई कह रहा 5, तो लिखूं कौन सा आंसर यहां पे मैं, 1995। देखो बेटा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सुनिएगा। 95 यहां पर फर्स्ट वाली टर्म को डिनोट कर रहा है, और 1996 में ये सेकंड वाली टर्म हो गई जिसमें एनुअल सैलरी हो गई 5200। एन यहां पर 11 आया। अब एन 11 आने का यही तो मतलब है, 11th पहले समझ लेना बहुत अच्छी तरह, 11th टर्म इज 7000। तो यहां पर जो 11th टर्म है ये हो गई 7000। अब हमने यहां पे फर्स्ट वाली जो टर्म है वो ली है 5000, जिसमें उसकी एनुअल सैलरी 1995 में थी, मतलब एनुअल सैलरी जो 5000 थी 1995 में, वो हमने यहां पर फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करा है। तो इसका जो आंसर होगा उसे निकालने के लिए 1995 में 11 नहीं 10 को ऐड करा जाएगा, यानी जो ईयर 2005 होगा उस ईयर में इसकी सैलरी हो जाएगी एनुअल सैलरी 7000। क्लियर बेटा? मतलब 11 इज क्वेश्चन नंबर 20। राम, इसे राम काली बोलोगे बेटा, राम कली बोलोगे? चलो रामकली। रामकली saved ₹5 in the first week of a year, then increased her weekly savings by इतने रुपीस। फर्स्ट वीक में उसने इतने रुपीस को सेव करा और वीकली सेविंग्स को उसने इतने रुपीस इंक्रीज करा, यानी पहले वीक में इतने, उसके बाद इतना ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन। फिर ये कहा जाता है nth वीक में, nth वीक का क्या मतलब हुआ, इन्हें अरेंज करने के बाद जो भी एपी बनेगी उस एपी की nth टर्म। तो nth वीक में अगर वीकली सेविंग इतनी हो जाती है 20.75 हो जाती है, तो हमें n की वैल्यू को फाइंड करना है। लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा। तो पहले काम करो, एपी बनाओ। तो जो यहां पर एपी बननी चाहिए वो कैसे बननी चाहिए बताइए। सबसे फर्स्ट वाली टर्म कितनी होगी, उसके बाद वाली टर्म कितनी होगी। ये 6.75 कैसे आया, जितनी भी वीकली सेविंग इंक्रीज हो रही है वो बढ़ते जाएगी ना। 5 + 1.75 6.75 आ गया। अब 6.75 में 1.75 फिर ऐड कर लो, कितना मिलेगा, एंड सो ऑन। कहां तक, nth वीक तक। और हमें यहां पर दिया है nth वीक में वीकली सेविंग कितनी हो जाती है 20.75। तो nth वीक में जो वीकली सेविंग है ये हो जाती है 20.75। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, एपी बन रही है पता है, फर्स्ट टर्म भी मालूम है कितनी है 5 है, कॉमन डिफरेंस अब हम यहां पे फाइंड करेंगे
तो ये 1.75 का ही आना है, क्योंकि इतनी वीकली सेविंग उसकी इंक्रीज होती है। अब ये हमें खुद ही दिया हुआ है nth वीक। nth वीक का क्या मतलब हुआ, जो भी यहां पर एपी बनेगी ये वाली टर्म उस एपी की टीएन टर्म होगी। इट मींस टीएन इज इक्वल टू 20.75 और टीएन का लगा दिया है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी, और कॉमन डिफरेंस है 1.75 इज इक्वल टू 20.75। कर लो बेटा सॉल्व, ठीक है। इस 5 को यहां पे ले आना, फिर इससे नीचे ले जाना, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। तो सॉल्व करके बेटा कितना मिलेगा यहां पर, n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10। तो यहां पर हमें n को ही फाइंड करना था और ये n आ चुका है 10। स्टेप्स को देख लें, नोट कर लें। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे एपी में, और ये है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। क्या मतलब हुआ, अगर हमें एक एपी दे रखी है तो उसमें हमें पहली एन टर्म का सम निकालना है। जैसे इस तरह से कहें स्टार्टिंग की 5 टर्म का सम, या स्टार्टिंग की 10 टर्म का सम, एंड सो ऑन। तो अगर हमें सर्टेन टर्म्स दी गई हो और उनका सम निकालना है तो इसके लिए हमें सिंपल ऐड नहीं करना पड़ेगा। एक यहां पे हम फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसे अप्लाई करने के बाद हम सम को निकाल सकते हैं। कंडीशन ये है, होनी चाहिए एपी। तो बेटा वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं लिखवा दूं, क्वेश्चन करवा दूं, लेकिन हम एक काम कर रहे हैं यहां पर, किस तरह से ये एन टर्म का सम का फॉर्मूला बना, इसे भी एक बार देख लेते हैं। तो डेरिवेशन का कोई डोल नहीं है, बस ये केवल ऐसी नॉलेज के लिए है। लास्ट में जो फॉर्मूला बनेगा उसे ही स्ट्राइक करना है, उसे ही याद करना है। तो हमने क्या करा, क्योंकि हमें एपी में एन टर्म का सम निकालना है, तो यहां पर हमने एपी को लिख दिया ए प्लस डी, सो ऑन। लास्ट में कौन सी टर्म होती है बेटा एपी की, अरे अगर मैं एपी लिख रहा हूं ए प्लस डी सो ऑन, तो लास्ट में मैं कौन सी टर्म को लिखूंगा, लास्ट का मतलब यार टीएन टर्म का होता है। टीएन टर्म क्या होती है, और अगर इससे पहली वाली भी एक टर्म हमें लिखनी हो तो उस टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी। तो हमने यहां पर क्या करा, फॉर्मूला बनाने के लिए एक एपी को लिख दिया और हमें यहां पर सम निकालना है। सम का क्या मतलब है, इसे हम ऐड कर लेंगे, इसे हम जोड़ लेंगे। तो एपी यही तो होती है, फर्स्ट टर्म ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। लास्ट का मतलब है टीएन टर्म, और क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो जरूरी है हम इससे पहले वाली भी टर्म लिखें। तो हमने इससे पहले वाली टर्म को भी लिख दिया, और इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, ये n-1 है, ये n-2, इससे पहले n-3। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला स्टेप है, फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो ये एपी हमने लिखी है इसे हमें रिवर्स कर देना है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। ऑन रिवर्सिंग, अगर हम इसे रिवर्स कर रहे हैं ना तब भी तो ये ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का सम निकालो या उल्टा करके निकालो, दोनों केस में सम इक्वल ही आना है। तो इसलिए रिवर्स करने के बाद भी इसे एसएन से ही डिनोट करेंगे। अब जब हमने रिवर्स कर दिया तो बेटा क्या होगा,
ये वाली टर्म सबसे पहले आएगी, आएगी नहीं आएगी? देखो बेटा एक बात आपको बता दूं मैं, ये डेरिवेशन हो रहा है और डेरिवेशन का अपना एक तरीका होता है कि हम उसे ऐसे प्रोसीड करते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ये डेरिवेशन अगर हमें करना तो हमें इसे रिवर्स ही करना है। इसके बाद जो टर्म आएगी वो ये आएगी, एंड सो ऑन, फिर ये वाली टर्म आएगी, फिर ये वाली टर्म आएगी। तो मैंने पहले यहां पर एपी को लिखा और फॉर्मूला बनाने के लिए उसे रिवर्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, एडिंग। इन दोनों एपी को, इन दोनों इक्वेशन को हम यहां पर ऐड कर रहे हैं, एडिंग। जब हम ऐड करेंगे बेटा तो ये Sn और ये Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Sn। अब सुनो, ऐड जो करना है वो पेयर वाइज आप समझते हैं, फर्स्ट वाली टर्म से ऐड, सेकंड वाली टर्म से ऐड, लास्ट वाली टर्म से ऐड, सेकंड लास्ट टर्म इसकी सेकंड लास्ट टर्म से ऐड। अब सुनो ऐड कैसे होगा, जब a को हम यहां पर ऐड कर लेंगे तो a प्लस a क्या बन जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो गया? यही तो केवल ऐड होगा, बाकी तो ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद जब हम यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस a तो हो जाएगा 2a, हो जाएगा बेटा। और सुनो ये n माइनस 2 है और ये d है, मतलब n माइनस 2d और d। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से d को कॉमन निकाल दो, n माइनस 2 प्लस 1, यानी ये भी इतना ही आएगा, n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद सो ऑन। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस a यहां पर हो जाएगा 2a, फिर जब इन दोनों को ऐड करेंगे यहां पे d कॉमन निकाल दो, n माइनस 2 प्लस 1, तो ये भी इतना ही आएगा, n माइनस 1 इंटू डी। और ऐसे ही जब हम यहां पर ये ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आप देखेंगे ये भी इतना ही आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने यहां पर क्या देखा, सारी टर्म एक जैसी आ रही है ना, 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस, और ये बताइए यहां से लेकर यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? अरे जितनी टर्म यहां पर होंगी उतनी ही टर्म तो दोनों को ऐड करने पे आई होंगी, यानी यहां से लेकर यहां तक टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, n। तो अगर इसे n टाइम्स ऐड करा जाए, मतलब 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को अगर n बार ऐड करा जाए तो ऐड करने पे क्या आएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ Sn इज इक्वल टू n टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई n बार ऐड करा और सारी टर्म इक्वल है, तो n टाइम्स ऑफ दिस। हमें निकालना क्या था, सम। तो यहां से जो सम आएगा Sn वो आएगा n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये बेटा फॉर्मूला बन चुका है, डेरिवेशन केवल ऐसी नॉलेज के लिए था, अल्टीमेटली याद इसे ही करना है, इसका ही यूज होगा, आप समझ ले। अगर हमें एपी में पहली n टर्म का सम निकालना है तो उसे निकालने का फॉर्मूला होगा
n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब कुछ आपको मालूम है, a क्या होता है, d क्या होता है, n क्या होता है। जो हमने ये फॉर्मूला बनाया इससे एक फॉर्मूला और बन जाता है, तो इसे भी देख लिया जाए कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो बेटा ये तुम्हें 2a दिख रहा है, इस वाले 2a को अगर मैं a प्लस ए लिख दूं तो चलेगा, और ऐसा लिखने के बाद ये आपको दिखेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और हमें मालूम है ये क्या होता है, tn। इसे हम tn बोलते हैं, इसे हम जनरल टर्म बोलते हैं, इसे हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो यहां पर इसका मतलब हो गया लास्ट टर्म, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर n हम कह रहे हैं तो लास्ट टर्म यही तो होगी, और इसीलिए इसे हम l से डिनोट कर देते हैं। तो जब हम यहां पर इसे l से डिनोट करेंगे, ये आ जाएगा n/2 a प्लस n। तो ये सम को निकालने का एक और फॉर्मूला बन गया। मतलब ये देखें आप, दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। अगर आपने केवल यही याद कर लिया तो भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इससे क्या होता है, कभी कभार थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, टाइम कम लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा जब सीरीज में हमें यानी एपी में हमें लास्ट टर्म पता होगी, तो उस कंडीशन में सीधे हम ये लगाएंगे, थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा। तो सीधे फॉर्मूलों को ध्यान रखना है। डेरिवेशन करा दिया फॉर नॉलेज। अगर हमें एन टर्म का सम निकालना है एपी में, तो ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n/2 a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट टर्म ऑफ एपी। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए। तो बेटा यहां पर हमने ये जान लिया है, एपी में सम को निकालने का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, इसे याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे। तो कल से स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर जिसमें इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।